नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया। सब्सक्राइब करें लोक टॉक्स चैनल को प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस के लिए, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन के लिए एंड लाइफ कोचिंग सेशंस के लिए। यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एनआईए की और आजादी की अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ अगले साल हम मनाने जाने वाले हैं। इंडियन स्पोर्ट्स सेंटर दोहा कतर के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित है। आज 5वें दिन, जैसा कि पूर्व में हमने अनाउंस किया था कि आज के दिन हम डॉक्टर भरत रावत जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके साथ हम चर्चा करेंगे। और इससे पूर्व हम स्टार्ट करें, मैं उनका आपको परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर भरत रावत विश्व ख्याति प्राप्त इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। विगत 23 वर्षों से एक जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में डायरेक्टर कार्डियोलॉजी जीवन शैली कोच के रूप में मेदांता हॉस्पिटल इंदौर में कार्यरत हैं। आपकी ट्रेनिंग एस्कॉर्ट्स न्यू दिल्ली, स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल यूएसए, माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल सिंगापुर, सरोक हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर इजराइल, रेड क्रॉस क्योटा जापान में हुई है। आपने 17 वर्षों में नेपाल में नॉर्विक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी हैं और आप वहां पर प्रधानमंत्री के भी पर्सनल कार्डियोलॉजिस्ट रह चुके हैं। आप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के बहुत डिफिकल्ट एंजियोप्लास्टी के लिए जाने जाते हैं और आपने कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में अपने पेपर प्रेजेंटेशंस करे हैं। काफी देशों में आपने अपनी प्रस्तुति दी है, जिनमें प्रमुख देश हैं यूएस, फ्रांस, यूएई, चाइना, फिलीपींस, स्पेन, जर्मनी, सिंगापुर, यूके। आपको 2012 में अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी ने अपनी फेलोशिप प्रदान की है। आपका विशेष रुझान है सभी को स्वस्थ जीवन शैली सिखाने का और किस प्रकार से अपने हृदय का ख्याल रखना, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर भरत रावत एक विशेष रूप से अपने टेड टॉक के लिए भी जाने जाते हैं, जिसका शीर्षक उन्होंने दिया था बैलेंस शीट ऑफ लाइफ के लिए भी जाने जाते हैं। आपकी एक पुस्तक हेल्दियर लाइफस्टाइल और हेल्दियर हार्ट, जिसको नेपाली भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में प्रकाशन किया जा चुका है। आइए एक कर्तव्य ध्वनि के साथ आपको आमंत्रित करते हैं और हम सब आपको सुनने के लिए आतुर हैं। डॉक्टर भरत, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर लोकेश। कतार में वहां बैठे हमारे सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे मित्र और सहपाठी डॉक्टर लोकेश अपने अनोखे अंदाज से आप सब लोगों का ध्यान रख रहे हैं, मुझे इस चीज का पूरा विश्वास है। दोस्तों, आज जैसे कि डॉक्टर लोकेश ने बताया, मैं अभी आपके साथ आज इस वीकेंड पे चर्चा करना चाह रहा हूं कि कैसे आप अपने दिल का ध्यान रख सकते हैं, कैसे आप उन जटिल समस्याओं से और ट्रीटमेंट से बच सकते हैं। तो किन चीजों का हम ध्यान रखें, कैसे हम अपने आप को संभाल के रखें। और अगले शनिवार पे हम प्रसन्न दिल पे बात करेंगे, तो आज स्वस्थ दिल पे बात कर रहा हूं। और फिर अगले शनिवार को, जैसे डॉक्टर लोकेश ने प्लान किया है, हम प्रसन्न दिल पे भी बात करेंगे। चलिए आइए तो शुरू करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि करीब 25 मिनट में अपना ये आपको टॉक, अपना जो अपनी बातें सुनाऊं, और कोशिश करूंगा कि आप सोने ना लग जाएं। कोशिश करूंगा कि आपको डराऊं ना। और आज की ये शाम जो आप अपने वीकेंड की यहाँ बिता रहे हैं, वो डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी आप सीख के जाएंगे दोस्तों, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए निस्संदेह बहुत आपको लाभदायक सिद्ध होगी। शुरू करता हूं। जब आप दिल के रोगों की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप समझें कि हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर से संबंधित रोगों की बात कर रहे हैं, और हार्ट से संबंधित, जैसे कि हार्ट अटैक या आर्टरीज में कुछ ब्लॉकेज हो जाए, उनकी बात कर रहे हैं।
कुछ और भी तरह के दिल के रोग होते हैं, जैसे जन्मजात रोग होते हैं या वैल्व की समस्या होती है। तो समय के अभाव के कारण उनके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम सबसे सामान्य जो बातें हैं हम वो काम में लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो विश्व की सबसे कॉमन अगर कोई कहे कि बीमारी क्या है, व्हाट इज द कॉमनेस्ट डिसीज जो कि पूरे पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा व्याप्त है, तो आप अंदाजा लगाएं। तो उसका उत्तर है नहीं, आरती हार्ट अटैक नहीं है, थैंक गॉड हार्ट अटैक नहीं है। उसका उत्तर है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप। वयस्क लोगों में करीब करीब 20 से 30% वयस्क लोगों में ऐसी कौन सी बीमारी है दोस्तों जो हर चौथे वयस्क व्यक्ति को होती है? अब ये तो यही हो सकता है कि भाई आप सफेद बाल हो रहे हैं या दांत टूट रहे हैं, बस उससे ज्यादा तो क्या हो सकता है। तो लेकिन अगर कोई बीमारी की बात करी जाए तो हाई ब्लड प्रेशर अथवा हाइपरटेंशन, डायबिटीज 12% है देला राघो, तो 12-13%, 15% कुछ कुछ पॉपुलेशन में। हाँ राकेश, बीपी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स राइट। एनीवे, तो अब हम ये बात करें कि किस तरह के लक्षण आपको क्या कोई बता सकता है कि किस तरह के लक्षण होने से आप ये सोचेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है? तो अब ये जो चीजें हैं वो आप ये समझे कि छाती का दर्द होना, आपका दिल का धक 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 करना, सांस फूल जाना, चक्कर आ जाना, बेहोश हो जाना, तो इस तरह के कुछ लक्षण हैं जिसको कि आप हार्ट के सिम्टम्स कह सकते हैं। इसमें कभी कभी पसीना आना, ये बात भी सही है तमल। सो आप ये देखो कि सारे आप में से कितने लोग हैं जिनको आज तक कभी छाती का दर्द नहीं हुआ, या दिल धक 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 नहीं करता है, या तो दिल धक धक तो करता है ना भाई, अभी तो और करना है 50 साल 30 साल 40 साल, तो क्या सभी को हार्ट डिसीज हो गई क्या? तो चलिए आज इस बारे में बात करेंगे, कैसे पता पड़ेंगे कौन से लक्षण दिल से संबंधित है और कौन से लक्षण दिल से संबंधित नहीं। अब आप ये देखिए कि सारे के सारे छाती के दर्द दिल से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है। करीब करीब 60 से 70% पेशेंट्स जो इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं दोस्तों, उनको एक्चुअल में हार्ट डिसीज नहीं होती है, जो छाती का दर्द लेके इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते हैं। और यही हाल मेरी खुद की ओपीडी का है। और मैं आपको बताऊं, लोग बाग आते हैं, डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। मैं कहता हूं डॉक्टर लोकेश, मैं कहता हूं कि भाई साहब ये बोलो कि आपकी छाती में दर्द हो रहा है, दिल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो मैं बताऊंगा। नहीं, लेकिन आप खुद ही आ जाते हो कहने के लिए डॉक्टर साहब देखिए तो मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। तो आप ये कहें अपने डॉक्टर से कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है, ठीक है ना। अब आप फिर कहते हो डॉक्टर साहब देखो यहाँ होता है, नहीं थोड़ा नीचे, थोड़ा दुखा 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 दुखा। अब ये तो कोई स्केलेटोमस्कुलर प्रॉब्लम है, इसके लिए आप डॉक्टर भाटिया के पास जाएं, ये दिल से संबंधित नहीं है। गैस भी हो सकता है, लेकिन गैस का भी इससे ज्यादा कई बार मस्कुलर पेन्स होते हैं। सो इफ इट इज अ लोकलाइज्ड पेन, जो कि एक सिक्के के भाग के से भी छोटे एरिया का हो, सो दैट इज द रूल ऑफ थंब कि इतना लोकलाइज्ड पेन दिल से संबंधित नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आज आपको अभी देखिए तुरंत एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी कि दिल का दर्द बिल्कुल लोकलाइज्ड नहीं होता है। दिल हमारा है ना ऐसा बाईं तरफ होता भी नहीं है। वैसे भी अगर आप देखें तो दिल जो है वो हमारे छाती का बीच में होता है, थोड़ा सा बाईं तरफ ज्यादा होता है, पर यहाँ नहीं होता है। दिल दो फेफड़ों के बीच में होता है। तो दिल का प्राय जो जिन लोगों को हार्ट की वजह से छाती में दर्द होता है वो नॉर्मली सेंटर में बताते हैं। और क्या होता है दोस्तों, कभी कभी वो बाहों में भी आ सकता है, जबड़ों में भी आ सकता है। और क्या बताते हैं कि तेज चलने से छाती में दर्द होता है और रुकने से ठीक होता है। हाँ दोस्तों, तो देखिए ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया आज का कि वॉक एंड वॉच, चलें और देखें। तो चलने के कई फायदे, और एक फायदा और हो गया, वो क्या हो गया कि चलने से आपको ये पता पड़ता है कि आप कैसे हैं। तो मैंने अगर अभी आपसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, सुरेंद्र खुराना जी आप कैसे हो, गिरीश भाई आप कैसे हो, रुक्मणी जी आप कैसे हो, आप बोलो डॉक्टर साहब हम तो ठीक है। अच्छा सुरेंद्र जी चलते कितना हो, नहीं डॉक्टर साहब चलता तो नहीं हूं। तो फिर क्षमा करें, आप कह नहीं सकते कि आप ठीक हो। वही व्यक्ति कह सकता है मैं ठीक हूं जो चलता हो। तो चले और देखें, वॉक एंड वॉच। ऐसे हम एक बार टॉक दे रहे थे, किसी ने पूछा हमसे डॉक्टर साहब आप बोल रहे हो चले और देखें, किसको देखूं? अरे मैं किसको नहीं देखना है, खुद को ही देख, खुद के ही लक्षण देखने हैं आपको।
आप खुद के लक्षण देखें कि आपको कैसा महसूस, चलने से छाती में दर्द तो नहीं हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एंजाइना। अगर ऐसा है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह करना चाहिए। दूसरा हार्ट का लक्षण इंपॉर्टेंट ये होता है कि एकाएक तेज छाती में दर्द हो बैठे बैठे ही, और घबराहट हो, और जैसे अभी किसी ने कहा पसीना आ जाए, हाँ ये लक्षण हो सकता है हृदयघात का। और ऐसे वक्त दोस्तों आप सबसे तुरंत आप ये देखिए कि आपके नजदीक ईसीजी की व्यवस्था का है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि आप दोहा में हैं या जहां पर भी हैं, सबसे नजदीक ऐसी कौन सी जगह है जहां 24 घंटे ईसीजी की व्यवस्था है। क्योंकि अगर आपके मम्मी को, पापा को, बड़े भाई साहब को, ताऊ जी को, किसी को अगर एकाएक छाती में भारीपन हो रहा है, तो आप अगले दिन का इंतजार मत करें, तुरंत जाएं, अपना ईसीजी कराएं। 95% केसेस में ईसीजी में परिवर्तन आएगा अगर वो दिल से संबंधित है तो। हार्ट अटैक के वक्त क्या कोई बता सकता है कि बेस्ट फर्स्ट एड क्या है? अगर किसी को हृदयघात हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो उसको जीवन बचाने के लिए बेस्ट फर्स्ट एड क्या है दोस्तों? बेस्ट फर्स्ट एड उसको पंपिंग देना, डीप सांस देना। सिंधु जी बेलकी जी ने कहा अभी, ये उत्तर सही नहीं है, क्योंकि वो अभी जीवित है, अभी वो मरा नहीं है कि पंपिंग करना शुरू कर दो आप। ही शुड कफ आउट। खांसी करने के लिए भी वो जो बिल्कुल मरणासन हो गए उनके लिए है, लेकिन जो बेसिक हार्ट अटैक के बाद जिसको कि आप फर्स्ट एड के लिए कह सकते हैं, और तालियां बजाएं सुनील बेदी जी के लिए। नहीं मोनिका जी, कॉफ एंड ड्रिंक वाटर ठीक नहीं है, सॉर्बिट्रेट संतोष जी ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्या सुनील बेदी जी ने जो कहा बिल्कुल उपयुक्त आंसर है, और उसके लिए मैं ताली बजाना चाहता हूं। द आंसर इज दोस्तों एस्प्रिन। डिस्प्रिन अथवा एस्प्रिन 150 मिलीग्राम की 2 या 300 मिलीग्राम की 1 हृदयघात के वक्त अगर किसी हार्ट अटैक के मरीज को दी जाए दोस्तों, तो हृदयघात से होने वाली मृत्यु की संभावना 25% कम हो जाती है। देयर इज अ रिस्क रिडक्शन इन मोर्टेलिटी। हृदयघात से मृत्यु की संभावना 25% कम हो जाती है सिर्फ डिस्प्रिन अथवा एस्प्रिन की 2। इसलिए हमको घरों में एस्प्रिन अथवा डिस्प्रिन आपको रखना चाहिए। अगर आप लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, 12 घंटे 15 घंटे की फ्लाइट पे, सो इट्स अ गुड आइडिया दैट यू कैरी डिस्प्रिन और एस्प्रिन विद यू। ठीक है ना? तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। मैं आपको कई बिंदुओं बता रहा हूं आज। तो हमने बताया आपको, इज एस्प्रिन अवेलेबल ओवर द काउंटर? यस, इट इज अवेलेबल ओवर द काउंटर ऑल ओवर, क्योंकि वो पेन किलर के रूप में काम में ले ली जाती है। लेकिन वो पेन किलर के अलावा हृदयघात से जो मृत्यु की संभावना है उसको भी कम करती है, क्योंकि इट्स अ ब्लड थिनर, खून पतला करती है। तो इसलिए, और जो हृदयघात होता है वो खून के थक्के जमने की वजह से होता है। तो इसलिए आप एस्प्रिन से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जान बचाई जा सकती है। अब दोस्तों जब आप ये कहते हो फिर भी कि नहीं डॉक्टर साहब मेरे तो हार्ट में ही पेन हो रहा है, और कई बार मैं बहुत लोगों को समझा देता हूं भाई ये हार्ट से संबंधित नहीं है। विश्वास करिए कि आधे लोगों का तो मूड खराब हो जाता है। अच्छा जी डॉक्टर साहब कुछ नहीं निकला, हार्ट से संबंधित नहीं है। मतलब ना कई बार आप सोच रहे होते हो कि यार पेन तो मेरा हार्ट का ही है। तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है दोस्तों कि हम कई बार अपने परेशानियों से, अपने लक्षणों से, अपने दुखों से मोहब्बत करके बैठ जाते। आपको आश्चर्य हो रहा है सुनने में? आप साइकियाट्रिस्ट से पूछिए, आप साइकोलॉजिस्ट से पूछिए, वो आपको बताएंगे। हम अपने जीवन में दोस्तों कई बार परेशानियों का सिर्फ बयान करना चाहते हैं। उसमें क्या आनंद है? बस बोलते जाइए, अपने परेशानियों का बयान करते रहिए, बयान करते रहिए, लेकिन उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, उसे सुलझने का प्रयास मत करिए, उसका उत्तर मत ढूंढने की कोशिश करें, उसको बाहर निकल, कीचड़ में ही आनंद। ये एक खतरनाक चीज है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप कीचड़ से मोहब्बत करना ना शुरू कर दें। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। और कीचड़ से मोहब्बत दोस्तों ये एक बहुत कॉमन लक्षण है, और ध्यान रखें कि आप उस लक्षण के शिकार ना हो जाएं। ये बात सही है, कुछ लोगों ने कहा एसिडिटी का दर्द भी कई बार कंफ्यूज करता है, तो मैंने आपसे कहा आप ईसीजी करा लें। और अगर ईसीजी में भी डाउट होता है तो एक ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट होता है, वो आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं, या स्ट्रेस टेस्ट होता है, वो करके देखा जा सकता है। किसी ने पूछा कि एस्प्रिन ना हो तो क्या करें, सिंधु जी ने शायद पूछा। तो एस्प्रिन ना होने पर क्लोपिडोग्रेल नाम की एक दूसरी दवाई होती है, लेकिन बेस्ट तो यही है कि आप किसी अस्पताल में जाएं। हर अस्पताल में फर्स्ट एड के रूप में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहता है अगर कोई हृदयघात का मरीज अस्पताल में आया है तो उसको अस्पताल में पहुंचने के 10 मिनट के अंदर अंदर एस्प्रिन की गोली दे देना चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण है।
अब दोस्तों मैं आपको उपचार के बारे में बताऊं, फिर ब्लॉकेज के बारे में बताऊं, फिर एंजियोग्राफी और स्टेंट के बारे में बताऊं, या अब अगले 15-20 मिनट में आपको बचाव के बारे में बताऊं। तो निसंदेह आप शायद ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब इतना डराओ मत, आप सिर्फ ये बताओ कि हम कैसे अपने आप को तंदुरुस्त रखें। तो अब मैं शुरू करता हूं उस बारे में। अब ये सब चीज हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी, आपके लिए भी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। पहला प्रश्न, आपका स्वास्थ्य, आपका दिल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है? पहले तो इसी प्रश्न का उत्तर दें, तभी आपको कीचड़ से निकलने की इच्छा होगी, तभी आप कहोगे नहीं यार मेरे को ऐसे नहीं, मेरे को ठीक होना है। क्योंकि कहीं अगर आपकी ठीक होने की इच्छा में ही प्रॉब्लम है, अगर आपको स्वस्थ रहने के अंदर उतनी आपको इच्छा ही नहीं हो रही है, तो फिर मैं कैसे, आप अगर किसी हमारे टीचर थे वैष्णव स्कूल में, डॉक्टर लोकेश जानते हैं, वो मेरे ख्याल से यार मैथमेटिक्स के टीचर थे वो, तो उन्होंने हमको कम पढ़ाया, मैं शुरू के कुछ समय मैथमेटिक्स का सेक्शन में था। तो वो कहते थे कि तुम लोग है ना किसी कुएं में अगर हो और मैं रस्सी डाल के बैठा हूं और तुम रस्सी ना पकड़ो तो मैं कब तक रस्सी डाल के बैठा रहूंगा, फिर मैं छोड़ के चला जाऊंगा रस्सी तुम्हारे। तो यही बात आपके डॉक्टर्स की भी है, अगर आपके डॉक्टर्स आपको प्रयास कर सकते हैं कि आपको कुछ चीजें बताएं। अब सभी लोग अगर हमारी बात मान लेंगे ना, तो मजे की बात यह कि आधे अस्पताल बंद हो जाएंगे डॉक्टर साहब दोस्तों। लेकिन कुछ लोगों ने क्या रखा, नहीं नहीं हम लोगों ने ठेका ले रखा, हम तो चलाएंगे अस्पताल, तो फिर आप इसलिए सब लोग तो नहीं मानेंगे बात। तो हिना ललवानी, आप ठीक कह रहे हो, परिवार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका समाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बातें करते हैं कि हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप तैयार होने को तैयार हो, चेंज होने के लिए तैयार है, ठीक है? वी आर रेडी टू चेंज, मेक द नीडफुल चेंजेस। ओके ग्रेट। हाँ, आपके अगर परिवार में तकलीफ है तो आपको और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमको ये मालूम करना है कि हमारा करंट स्टेटस क्या है, हम अभी इस वक्त कैसे, इस वक्त हमारा क्या ओवरऑल, अभी हम कहां से शुरू कर रहे हैं। तो आपके परिवार में ऑलरेडी समस्या है, जैसे कि कहा गया, या आपको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर है, या आपका थोड़ा सा वजन ज्यादा है, या आपको थोड़ी सी शुगर है, या आपको ऑलरेडी एक स्टेंट लग चुका है, या आपका बाईपास हो चुका है, या आपको कुछ और जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है थोड़ा। तो हमको पहले इसको कहते हैं हम बेसलाइन रिस्क असेसमेंट। तो पहले हम ये करते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात और फॉर्मूला सबको बताना चाहता हूँ, ये चौथा या पांचवा फॉर्मूला आज का, कि हम सबके पास एक फैमिली फिजिशियन होना चाहिए। वो फैमिली फिजिशियन आपके पूरे परिवार को, आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है और वो आपको गाइड करता रहेगा कि क्या क्या जांचें कराएं। सिर्फ ये ना करें कि सिर्फ जांचें करते रहें और आपने डॉक्टर ही नहीं चुना है। मेरे पास इतने सारे जांचों के मैसेजेस आते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, और लोगों ने सिर्फ जांचें ही कराई होती है, डॉक्टर को नहीं दिखाया होता है। जबकि दिखाना डॉक्टर को चाहिए और डॉक्टर की सलाह से जांच करें। पर आजकल जांच करना आसान हो गया है, डॉक्टर को दिखाने का आपका मूड नहीं होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब हम ये देखें कि जांच करने में एक और समस्या ये है दोस्तों, ज्यादा जरूरत से ज्यादा जांच करने में, कि जांचों में खासतौर से दिल से संबंधित या सभी चीजों में, जांचों में जितनी तरक्की हुई है ना दोस्तों, उतनी इलाज में नहीं हुई है। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डॉक्टर साहब मुझे देखना है मेरे ब्लॉकेज तो नहीं हो गए, डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात तो नहीं है, डॉक्टर साहब मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। अरे भाई साहब सुनो, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हार्ट अटैक तो सबको कुछ ना कुछ तो बीमारी होनी है, ठीक है? आगे पीछे जाके तो खतरे वतरे की बात छोड़ो, आप भी थोड़े बहुत खतरे में हो, आपके दोस्त भी खतरे में थोड़े बहुत, आपका डॉक्टर भी थोड़े बहुत खतरे में। तो 0% रिस्क किसी को नहीं होता है, हम सिर्फ मिनिमाइज करने की बात करते हैं, ठीक है ना? तो जरूरत से ज्यादा चिंतित भी नहीं होना है। बहुत सारी जांचें करने की समस्या यह है कि हम जांच करके बता तो देंगे आपको कि ये हो गया, इतना प्रतिशत ब्लॉकेज हो गया, सीटी स्कैन कर लो, एंजियोग्राफी कर लो, फिर आगे क्या? आगे तो फिर वही लाइफस्टाइल पे बात आएगी, आगे सिर्फ वही आएगा कि बीपी ठीक रखो, आगे सिर्फ वही आएगा कि शुगर ठीक रखो। प्रिवेंटिव स्टेंटिंग कुछ नहीं होती है दोस्तों, प्रिवेंटिव बाईपास सर्जरी भी कुछ नहीं होती है, तो ये समझ लीजिए। तो जो लोग पीछे पड़े होते हैं कि
हमको है ना ये जांच कर नहीं है, ये जांच कर रहे हैं, मेरे को पता पड़ गया ब्लॉकेज है 70%, 80%, 90%। तो मैं आपको एक भेद की बात बता दूं, बहुत सारे हृदय का 30 और 40% वाले ब्लॉकेज एकाएक फटके 100% होता है, उससे होता है, न कि 70, 80, 90% वाले ब्लॉकेज से। तो जब आप एंजियोग्राफी करने चाहते हो तो आपका डॉक्टर कहता है कि जी 40% ब्लॉकेज है, चलो जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे यही 40 में से, इसी तरह के ब्लॉकेज में से कोई एक फटके हार्ट अटैक करने वाला है और मृत्यु से उसी से होती है। 70, 80, 90% ब्लॉकेजेस से अंजाना हो सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस उससे कम होते हैं। हार्ट अटैक के चांसेस 20, 30, 40% ब्लॉकेजेस से ज्यादा होते हैं। अब आप बताओ, अब आप वापस सोचिए, इस तथ्य को जानने के बाद कि कितना जरूरी है सीटी एंजियो कराना, ये कितना जरूरी है एंजियोग्राफी का। मैं खुद एंजियो 15 साल 20 साल से हमने करीब 15-20 हजार प्रोसीजर्स किए, पर मैं बता रहा हूं जरूरत से ज्यादा मत कराओ इलाज, जरूरत से कम भी मत कराओ। तो जितना जरूरी है उतना ही करें, और ये आपको अपना फिजिशियन बताएगा, ठीक है ना। आप अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ। तो मैंने आपको एक राय बताई कि अनफॉर्चुनेटली जो प्रोग्रेस हुई है वो जांचों में ज्यादा हुई है, और इसलिए एक थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, एक थोड़ा सा व्यापार हो गया है जांचों का। लेकिन उस मात्रा में हमने इलाज में तरक्की नहीं करी है। तो अगर आज की तारीख में मैं 3, 4, 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, चल सकता हूँ, मुझे छाती में दर्द नहीं हो रहा है, और ऐसे ही किसी जांच से मुझे पता पड़ जाए कि एक नस में 80-90% ब्लॉकेज है, तो उसका कोई ना स्टेंट लगाना है ना सर्जरी करना है। अगर आपको लक्षण नहीं है दोस्तों, अगर आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ है, अगर आपको अंजाना नहीं है, तो कोई डॉक्टर दुनिया का ये नहीं कह सकता कि मैंने देखो आपको एडवांस में सर्जरी कर दी और स्टेंट लगा दिया, नहीं तो आपको हार्ट अटैक होने वाला था। ये गलत बात है। किसी भी स्टडी ने प्रूव नहीं किया कि स्टेंट लगाने से या बाईपास सर्जरी करने से एक नॉर्मल व्यक्ति की आयु बढ़ती हो। तो अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो बात अलग है, किसी को छाती में दर्द होता है, चलने से तकलीफ होती है, अंजाना होता है, तो बात अलग है। लेकिन अगर किसी को कोई लक्षण नहीं है और वो एक्टिव है और 4-5 किलोमीटर चल रहा है और कोई लक्षण नहीं है, तो आप एंजियोग्राफी और ये सब तरह के प्रोसीजर्स ना कराएं। अब मैं आपको आगे की एक और बात बताता हूँ, और वो है कि अपना ब्लड प्रेशर का जो बेसिक चीजें ना उस पर ध्यान दें। बेसिक चीजें आप मुझसे बोलते हो डॉक्टर साहब क्या क्या जांचें कराऊं, तो चलिए लिस्ट बना लीजिए, मैं बताता हूँ क्या क्या जांचें करें। बोलता हूँ हमें क्या क्या जांच करानी चाहिए। ब्लड प्रेशर की जांच कर लें, शुगर की जांच कर लें, और चाहे तो चलिए कोलेस्ट्रॉल की जांच कर लें। लेकिन और जांचें बताता हूं, वो कहीं होती हैं तो कर लें, कि अपने जरा मूड की जांच कर लें, आपको गुस्सा कितना आता है उसकी जांच कर लें, आप छोटी छोटी बात पे कितनी जल्दी चिढ़ जाते हो उसकी जांच कर लें, आपकी नींद की क्वालिटी क्या है, नींद कैसी आती है उसकी भी जांच कर लें, हमारे मन में शांति कितनी है उसकी जांच कर लें। अब ये कौन सी लेबोरेटरी में जाए बताएं दोस्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम अब जैसे ब्लड प्रेशर की बात कही, मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। एक बहुत सामान्य चीज है दोस्तों ब्लड प्रेशर। इस ब्लड प्रेशर को भी हम ठीक से जांच नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे शायद डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता है, या आप पूछते नहीं हो। तो हम बता देते हैं आज, ये पॉइंट नंबर 6 हो गया जो आप ध्यान रखिए। घर पे जांच करिए, पहली बात। ऑफिस के अस्पताल के ब्लड प्रेशर की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कह दिया है। दूसरी बात, अपने कपड़े ये हटाइए, इसको ना बाएं को ऊपर मत करिए, ठीक है, शर्ट को उतारिए, अपना टी शर्ट शर्ट जो भी यहां पर है उस कपड़े को ऊपर मत करिए, उसको स्लीव्स को। दूसरी बात। तीसरी, कुर्सी पे बैठे बैक रेस्ट होना चाहिए, और क्रॉस लेग नहीं करना है, एक दूसरे पे अलग अलग पैर रखना है, और टेबल पे हाथ रखना है, और 1 घंटा पहले चाय कॉफी नहीं पीना है, और 3 बार ब्लड प्रेशर चेक करना है, 1 बार, दूसरी बार, तीसरी बार। पहला ब्लड प्रेशर को डिस्कार्ड कर देना है, जो पहली रीडिंग आई है उसको नहीं समझना है, नहीं देखना है, दूसरा और तीसरे का एवरेज निकालना है। ये तरीका आपको पता था इस तरह से ब्लड प्रेशर जांच करते हैं। मैं वापस तुरंत बोल देता हूं, अस्पताल की रीडिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, घर पे चेक करना है, चाय कॉफी 1 घंटे पहले नहीं पी हुई है, बैठ के करना है, बैक रेस्ट होना चाहिए, क्रॉस लेग नहीं होना है, कपड़ा नहीं होना है आपके आर्म पर। एक और बात, कलाई का मत लीजिए,
कलाई का मत लीजिए, उंगली पे मत लीजिए, यहाँ पर लीजिए। ये बात सही कह रहे हैं बालाजी आप, हार्ट के लेवल तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जब आप बैठे हो और आप टेबल पे अपना हाथ रेस्ट करके कर रहे हो और आप चेक कर रहे हो तो करीब करीब हार्ट के लेवल पे रहेगा। और 3 बार चेक करेंगे और पहली रीडिंग को डिस्कार्ड कर देंगे, दूसरी और तीसरी का एवरेज निकालेंगे। दैट इज हाउ वी शुड चेक आवर ब्लड प्रेशर। घर का ब्लड प्रेशर दोस्तों, घर का ब्लड प्रेशर सामान्य तौर पे 120/80 से कम होना चाहिए, और अगर 130/80 से ज्यादा है तो दवाइयां लेना है। If it is more than 130/80, you should be on medicines. BP at home. ठीक है, तो बड़ी बड़ी बातें मत करें, बीपी की जांच करो यार, बीपी का ध्यान रखो, कौन सा तेल, कितना तेल, ये करें वो करें, अरे बीपी तो चेक कर लो अपना, बीपी इंपॉर्टेंट है। तो जो चीजें आसान है, जो चीजें इजी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा ये कि शुगर, तो शुगर जिन लोगों को भी है उनको अपना HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, आपके मम्मी पापा को, आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को अगर शुगर है तो आपको HbA1c का टेस्ट करना चाहिए हर 3 महीने में, और 3 महीने में चेक करके उसको देखना है, करीब 7 के आसपास या उससे कम होना चाहिए जिनको डायबिटीज है, 7.5 से तो डेफिनेटली कम होना चाहिए। अगर आपका HbA1c 8, 8.5, 9 या उससे अधिक आ रहा है, इसका मतलब कुछ ही सालों में आपको डायलिसिस शुरू हो जाएगी। तो आप कृपया करके अपना HbA1c ठीक रखें। ये मत बोलो मुझसे फास्टिंग बीपी कैसा है आपका, हर 3 महीने का HbA1c आपको याद होना चाहिए, मेरा इस महीने का, इस फर्स्ट क्वार्टर का कितना था, सेकंड क्वार्टर का कितना था, थर्ड क्वार्टर का। किसी ने पूछा कि बीपी कितनी बार चेक करना है, तो डिपेंड करता है कि आपका बीपी आपको है कि नहीं है। अगर आपको नॉर्मल बीपी निकला है और आप दवाई नहीं ले रहे हो, आपको बीपी नहीं है आपसे, तो आप 3 महीने में एक बार जांच कर लो, 2 महीने में एक बार जांच कर लो। और अगर आपको बीपी है, आप दवाइयां ले रहे हो, तो आप हफ्ते में एक बार जांच कर लो। और अगर आपका बीपी काफी अनकंट्रोल चल रहा है तो फिर आपको रोज भी जांच करने की जरूरत पड़ सकती है। जरूरत से ज्यादा मत जांच करिए, यार जरूरत देख ले, आप बीपी देख लो यार, फिर एक बार देख लो, चला वो बीपी चेक करते करते आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो ये भी, इसका भी एक एडिक्शन नहीं होना चाहिए, यार अपनी वाइफ के पीछे पड़ जाओ, मेरा बीपी चेक करना, मेरा बेचा आना, जरा मेरा बीपी चेक कर दो, और सबका बीपी बढ़ा दोगे आप चेक करते करते। अब दोस्तों मैं संक्षेप में आपको अब टिप्स दे देता हूं, हेल्दी हार्ट की टिप्स, जीवन शैली कैसी रखें। तो चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, तैयार है ना आप लोग? सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, शाम का खाना 6:30 से 7 बजे। आशा करता हूं आप में से अधिकांश लोगों ने ऑलरेडी डिनर कर चुके हो। आपके यहाँ अभी 7, 7:30 बज रही है, 6:30 से 7 बजे। शालिनी तिवारी जी आपको बहुत बहुत बधाई अगर आपने कर लिया है। डॉक्टर इज मेंशनिंग इन हिंदी गाइस डाइट फूड, हाँ वो सब बताते हैं हम आपको। तो मेरा पहला पॉइंट दोस्तों, अर्ली एंड लाइट डिनर, ठीक है। तो जिन घरों के चौके, जिन घरों की किचन का काम 6:30 से 7 बजे तक खत्म हो जाता है, उन घरों में बीमारियां, दैट्स वेरी नाइस अमिताभ श्रीवास्तव, वेरी गुड, उन घरों में बीमारियां कम होती है दोस्तों। और आपका 8 बजे, 8:30, 9 बजे खाना आपके सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो शाम का खाना हमारी तबीयत खराब करता है, ये मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। खर्राटे भी एक तरह की बीमारी है, और जितना देर से आप खाना खाएंगे उतने खर्राटे ज्यादा होंगे। तो इसलिए आप खर्राटों को कम करना चाहते हो, उसका भी तरीका यही है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए भी शाम को जल्दी खाना है, तो देयरफॉर अर्ली एंड लाइट डिनर। दूसरा पॉइंट, शाम को रोटियां वोटियां मत खाओ, ठीक है। ब्रेड रोटियां शाम को नहीं खाना है। शाम को आप लीजिए दाल चावल, खिचड़ी, थूली, दलिया, इस तरह की कोई चीज लीजिए। ट्राई टू अवॉइड व्हीट इन द इवनिंग आवर्स, और एटलीस्ट रोटी इन द इवनिंग आवर्स। नंबर 3, रात को 9-10 बजे के बाद आप ऑनलाइन ना रहें, क्योंकि अच्छी नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप दोस्तों स्क्रीन पर रहते हैं ना, तो आपका मेलाटोनिन का लेवल घटता है, और इसकी वजह से आपकी नींद खराब होती है। तो कोशिश करें कि आप रात को 9, 9:30 बजे के बाद, 10 बजे के बाद तो डेफिनेटली आपको स्क्रीन पे नहीं रहना है, ताकि अच्छी नींद आप ले सकें। अच्छी नींद आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। कोशिश करें सोने से पहले एक पुस्तक पढ़ें। हमेशा आपके पास एक पुस्तक रहना चाहिए। हम आपसे पूछें
सिंधु जी, रुक्मणी साहब, गिरिजेश जी, आप क्या कर रहे हैं? तो आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं? तो आपके पास होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ब्रश करें, हाथ मुंह धोएं, प्रार्थना करें, किसी ने कहा मेडिटेशन करें, ओट्स ले सकते हैं रात को। और इस तरह से करके आपको डायरी लिखें, कुछ अपने विचार लिखें डायरी में। सिर्फ बिस्तर पे तब जाएं जब आपको सोना हो, मतलब बेड को सिर्फ सोने के लिए और सेक्स के लिए यूज करना चाहिए। बेड का मतलब ये नहीं है कि बिस्तर पे लेट के आप कुछ टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ये सब गलत है। तो अच्छी नींद का ख्याल रखें, सवेरे 5:30-6 बजे उठ जाएं, एक 1.5 गिलास 2 गिलास पानी पिए और आप अपनी कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करें, 1-1.5 घंटा स्ट्रेचिंग करें, योगा करें, प्राणायाम करें, वॉकिंग करें। जो लोग यंग हैं, जिनके घुटने उठने ठीक हैं, वो डॉक्टर लोकेश भाटिया से सलाह करके स्लो जॉगिंग करें, अच्छे जूते पहने और कोशिश करें सीमेंटेड एरिया पे आप न दौड़ें। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है रूटीन का। तो ये सारे टिप्स हैं। बिल्कुल आप पुस्तक पढ़ के सोने की आदत अच्छी है, और ये सारे टिप्स हैं। उसके बाद में आप दिन भर ये ध्यान रखें कि आप शक्कर से तौबा करें। एक अगला टिप मेरा ये है कि शक्कर से तौबा करें, और दिन में 8-10 बार ठहाका लाके हंसें, खुश रहें, और छोटी छोटी बात पे अपना मूड स्पॉइल ना करें। गुस्सा आता है तो शनि को अंदर से नहीं हो, एक्टिंग करें। किसी को कुछ कहना है तो बाहर से एक्टिंग कर लें, अंदर से ना हिले, अंदर से ना हिलिए। इस बारे में अगली बार और चर्चा करेंगे। इसको मैं कहता हूँ स्टेबिलिटी कोशेंट, कि अब आजकल हम कितने स्थिर हो गए, आसानी से अंदर से ना हिलने वाले बने। तो ये अगर आप पैटर्न फॉलो करेंगे दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट वही है, अर्ली एंड लाइट डिनर। बस अगर आपने अर्ली एंड लाइट डिनर का काम किया तो बाकी चीजें अपने आप। तो दोस्तों अंत में मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, याद करने के लिए आपके लिए इजी रहेगा। अंग्रेजी का ये शब्द MADE, ये हो सकता है आपके स्वस्थ दिल के लिए बहुत लाभदायक मंत्र। या स्किप डिनर, मतलब आप खा लो 6, 6:30, 7 बजे, अमिताभ जी, जो आपको खाना है बस उतना खा लीजिए, थोड़ा सा खाइए लाइट। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल लाइट चीज ले लीजिए कुछ। MADE, क्या मैंने अपने दिल को सफल बनाया, हैव आई मेड माई डे। तो ये क्या है MADE? M, मेंटल रिलैक्सेशन। मेंटल रिलैक्सेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप दिन में 8-10 बार हंस लेते हैं, अपने शौक के काम करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, स्थिर रहते हैं, और मेडिटेशन, किसी ने लिखा मेडिटेशन करें, खुश रहें। अवॉइड एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन न रखें, तंबाकू का, शराब का, बीड़ी सिगरेट, सोशल मीडिया का एडिक्शन से बचें। MAD, डाइट, अभी हमने बात करी, घर का बना हुआ खाएं। अभी तो आपको हमारी दूसरी जो एक्सपर्ट हैं वो अब आपको न्यूट्रिशन पे बताने वाली हैं। मैं अपनी तरफ से सिर्फ यही कह सकता हूं, घर का बना हुआ खाओ। आप सब घर का बना हुआ खाते हो? कितने लोग हैं जो सिर्फ घर का बना हुआ खाते हैं? देखिए, नवीन जी ने हाथ उठाया, मनोज जी ने कहा यस, रुक्मणी जी ने, हरि जी ने कहा यस, सभी लोग कह रहे हैं घर का खाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग घर का खाते हो तो मुझे बताओ कि घर की बनी हुई ब्रेड खाते हो, घर के बने हुए बिस्किट खाते हो, घर की बनी हुई सेव नमकीन खाते हो, है ना, कुकीज घर की बनी हुई खाते हैं, फिर ठीक है। तो फिर ये मत बोलो कि घर का ही बना हुआ खाता, है ना। तो घर का बना हुआ, क्योंकि बाहर की चीजें सब विषाक्त हो सकती है, उनमें ट्रांसफैट हो सकता है या प्रिजर्वेटिव हो सकता है, नमक ज्यादा हो सकता है। 5 लाख लोग प्रत्येक वर्ष सिर्फ एक्सेसिव सॉल्ट खाने से मरते हैं दोस्तों, WHO का डेटा है। कोरोना की वजह से हम इतने चिंतित हो गए। सॉल्ट का कंजम्पशन कितना है? इंदौरी है हम लोग, मतलब खाने के लिए जी रहा हूं कि जीने के लिए खा रहा हूं। हाँ, ले सकते हो, 1 चम्मच घी लीजिए, 3 चम्मच तेल लीजिए। फिल्टर्ड ऑयल इज बेटर देन रिफाइंड ऑयल। मूंगफली का लें, तिल का लें, सरसों का लें, उसको चेंज करें, मिक्स करें, और ये देखें कि बहुत ज्यादा रीहीटिंग ना करें ऑयल का, उससे भी ट्रांस फैट बनता है। तो दैट इज अबाउट D। एंड अंत में है E, एक्सरसाइज।
रेगुलर 40-50 मिनट बढ़िया एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करना ना भूलें, हफ्ते में 2 दिन मसल स्ट्रेंथनिंग करना ना भूलें और प्राणायाम करना ना भूलें। तो ये है MADE दोस्तों, मेंटल रिलैक्सेशन, अवॉइड एडिक्शंस, डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज। इन 4 चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित तौर पे अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, आपका दिल स्वस्थ रहेगा। और लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये सब करते हुए भी अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसको स्वीकार भी करें। जहां पे अंत कर रहा हूं वहीं से अगली बार शुरुआत करूंगा। सेरेनिटी प्रेयर, इसका ध्यान रखिए, इसको आप नेट पे पढ़िए कि सेरेनिटी प्रेयर क्या है। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि जिन चीजों को मुझे बदलना है मैं बदल सकूं, और मुझे उतनी सहन शक्ति दो कि जिन्हें नहीं बदल सकता उन्हें स्वीकार कर लूं, और उतनी बुद्धि दो कि यह तय कर सकूं कि किसे सहन करना है और किसे बदलना है। तो इस वक्त, कोविड के वक्त, और भी नॉर्मली हम लोगों को दोस्तों घर में, हमको, हमारे किसी परिवार वाले को इतना सब ध्यान रखते हुए भी तकलीफ हो सकती है। एक कार्डियोलॉजिस्ट को भी हार्ट अटैक हो सकता है और एक कैंसर के एक्सपर्ट को भी कैंसर का रोग हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे बेचैन हो जाएं या आप बिल्कुल रेस्टलेस हो जाएं या आप डिप्रेशन में चले जाएं। शरीर नश्वर है दोस्तों। मैं खुद फिटनेस का गाइड हूं, लेकिन मैं अब अपने मरीजों को यह भी कहता हूं कि अगर कोई रोग हो जाए तो उसको ग्रेसफुली स्वीकार करना भी बुद्धिमानी है। और वही एक अल्टीमेट चीज है कि आपको ये समझना है, जितना हो सकेगा उतना करूंगा और उसके बाद में स्वीकार करूंगा। ऑलिव ऑयल आप इज गुड, इट इज वेरी नाइस। कुछ तेल ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे कुकिंग के काम में नहीं आते हैं। मेरे अगले स्पीकर आपको जरूर से इसके बारे में बताएंगे। So with this MADE, now we can take care of our health, and remember that we can only try up to a level. उसके बाद में बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करना, ज्यादा परेशान हो जाना, बहुत ज्यादा अपने रिश्तेदारों के बारे में या खुद के बारे में सोचना, आवश्यकता से अधिक इलाज करने का प्रयास करना, आवश्यकता से अधिक मैसेजेस करते रहना अलग अलग डॉक्टर्स को, आवश्यकता से अधिक अपडेट्स लेना अपनी और अपने बच्चों की और अपने परिवार वालों की हर 2-2 घंटों में, दोस्तों ये उचित नहीं है। इसके बारे में और भी कई मन से संबंधित बारों में हम बात करेंगे अगले शनिवार को। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी अगर आपके कुछ और प्रश्न है तो डॉक्टर लोकेश आप मुझे बताएं, मैं उत्तर देता हूं। मैं अपनी पुस्तक का एक PDF डॉक्टर लोकेश को हिंदी और इंग्लिश में है, वो मैं मेरे PDF पास डॉक्टर लोकेश मेरे पास है, मैं भेज दूंगा सबको जिसको भी चाहिए। और कोई नया एडिशन आ गया हो तो पता नहीं, नया एडिशन आ गया तो भेज दीजिएगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चंस हो तो डाल सकते हैं आप चैट बॉक्स में। साथियों, प्लीज कैरी ऑन विथ योर क्वेश्चंस। चलिए, अभी तो डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया इंटरैक्टिव रखा है कि सारे क्वेश्चन, सारे कमेंट साथ साथ डील होते गए हैं, बहुत अच्छी बात है। कैन वी वॉक आफ्टर हैविंग डिनर? यस। हार्ट डिसीज नहीं है तो आप वॉक कर सकते हैं। जिन लोगों को हार्ट डिसीज है उनको खाना खाने के बाद आधा 1 घंटा तुरंत वॉक नहीं करना चाहिए, लेकिन जिन्हें हार्ट डिसीज नहीं है वो कर सकते हैं। और मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है, हैवी एक्सरसाइज डिनर के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग छोटी छोटी बातों का अपने घर में ऐसा माहौल बनाए दोस्तों कि जो आप एक दूसरे को प्रेरित करें, ताकि जो आप करें आपके भाई बहन, आपके बच्चे धीरे धीरे वो नहीं करेंगे जो आप कहेंगे, वो करेंगे जो आप करेंगे। तो हम थोड़ा सा ये सोचें कि अपनी हेल्थ, जो पहला प्रश्न था, आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर वो इंपॉर्टेंट है तो कल से ही कोशिश करें कि शाम का खाना कम और जल्दी खाएं। व्हाट इज अ नॉर्मल बीपी रीडिंग मैंने आपको बता दिया, बिलो 120/80। और भी क्या क्या प्रश्न थे कि डायबिटिक पेशेंट, डू वी नीड टू मॉनिटर शुगर एट होम? यस, वो भी करना जरूरी है, और हर 3 महीने में HbA1c चेक करना भी जरूरी है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और क्या क्वेश्चन था?
वार्म वाटर इज गुड, आई डोंट नो मच, बट खाना के साथ मैं पानी नहीं पीता हूँ, और मुझे लगता है खाने के साथ ठंडा पानी शायद नहीं पीना चाहिए। तो अगर खाने के साथ अगर पिए तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लें, जैसे कि ना अधिकतर देशों में कुछ सूप वगैरह पीते हैं लोग बाग, या कुछ ग्रीन टी लेते हैं, या इस तरह से करते हैं। ठंडा पानी खाने के साथ शायद सिर्फ हिंदुस्तान में लिया जाता है, तो मेरे ख्याल से वो शायद अवॉइड करना चाहिए खाने के साथ। 50+, कैन यू गाइड द टेस्ट टू बी टेकन इन फ्रीक्वेंसी? नहीं, बहुत सारे टेस्ट नहीं करना, बताया तो आपको। बीपी चेक कर लो, शुगर चेक कर लो, अपना वजन का चेक कर लो, अपने मिजाज का चेक कर लो, और वॉक एंड वॉच चलें और देखें, चल के देख लो कि आपको कैसा महसूस होता है। बस इतनी जांच करना के लिए अधिकतर बहुत है। कोलेस्ट्रॉल जांच कर सकते हैं, और अगर कोई तकलीफ हो, डिनर स्लो फास्ट वॉक, स्लो वॉक। इनफैक्ट खाना भी धीरे धीरे खाना है, ये और चीज है। अधिकतर हम खाने के बारे में दोस्तों इतनी बातें करते हैं, लेकिन ये बात नहीं करते हैं कि चबा चबा के खाएं और धीरे धीरे खाएं। नवीन तिवारी जी, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इज ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉर्मल। कुछ लोगों में, आरबीपी के पेशेंट्स में जन्मजात दिल में छेद होता है, लेकिन अधिकतर लोगों को नॉर्मल होता है। अगर कुछ डाउट है तो इको करने से पता पड़ जाता है। तो ये एक ईसीजी की फाइंडिंग है जो आपने पूछी है, मेरी बिटिया को भी है और उसका इको नॉर्मल है। तो 10% लोगों के अंदर कोई हार्ट की प्रॉब्लम निकल सकती है, लेकिन 90% केसेस में राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इज नॉर्मल। और किसी का कुछ प्रश्न है? अपना मूड का ध्यान रखें, आवश्यकता से कम और आवश्यकता से ज्यादा इलाज से बचें, और अपने एक फिजिशियन पे विश्वास रखें। बहुत ज्यादा इधर उधर ओपिनियन लेने से आप अपने आप को वल्नरेबल करते हैं और ज्यादा ट्रीटमेंट हो सकता है। अपनी ट्रीटमेंट की जो फाइल है उसको संभाल के रखें। आपके इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा आपके डॉक्टर के नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कैन वी टेक मिल्क विद टर्मरिक बिफोर गोइंग टू बेड? हाँ, आप बिल्कुल ले सकते हो जी, क्यों नहीं ले सकते हो, बिल्कुल। आई एम एक्सपीरियंसिंग पेन ओवर अंडर द चेस्ट रिब्स फ्रीक्वेंटली। चलो और देखो, अभी तो बताया, अगर चलने से छाती का दर्द बढ़ रहा है तो डॉक्टर को दिखाना है। चलने से दर्द में फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब शायद ठीक है। एक और तरीका है, पैरासीटामोल लेके देख लो, कोई भी पेन किलर लेके देख लो दिन में 2 बार। अगर उससे पेन कम हो रहा है, इसका मतलब हार्ट से संबंधित नहीं है। तो दीज आर द फ्यू। अगर दबाइए उस एरिया को और दबा के चेक कर लीजिए, अगर थोड़ा सा बेहतर या थोड़ा सा खराब महसूस होता है दबाने से, इसका मतलब दिल से संबंधित नहीं है, क्योंकि दिल को तो आप बाहर से नहीं छू सकते हो। हाउ टू डिफरेंशिएट फ्रोजन शोल्डर? वही बात, अगर मूवमेंट से तकलीफ है तो ये डॉक्टर आपको भाटिया के पास जाना है। और मूवमेंट से नहीं तकलीफ हो रही है और अंदर तकलीफ हो रही है, इसका मतलब हो सकता है कि अंदर की कोई बीमारी हो। तो अगर मूवमेंट से तकलीफ है तो फ्रोजन शोल्डर ही है। if you can feel the pain when you press it, then most likely it is not because of heart. तो इसका मतलब दिल से संबंधित ये नहीं है, ठीक है ना। तो सारे छाती के दर्द दिल से संबंधित नहीं होते, लेकिन मैंने जैसे कहा ना, कई बार आपको अपने इस भय से मोहब्बत हो जाती है, उसमें भी बड़ा आनंद आता है। आप बोलते ही रहो, बोलते ही रहो, बोलते ही रहो। लोगों के पास 3-3, 4-4, 5-5 साल की फाइल होती है। अच्छा नवीन तिवारी साहब, हाँ, वैभव बहुत अच्छा, यहाँ पर एक वो है वैभव शुक्ला, बहुत अच्छा डॉक्टर है। मैं उसको कहूंगा, वो ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब है। तो कुछ लोगों के पास दोस्तों 5-5 साल की फाइल हो जाती है, मोटी मोटी, और सारी जांच करा रखी, जांच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लक्षण ठीक नहीं हो रहे हैं। अगर आपकी जांच की रिपोर्ट सब ठीक आ रही है और लक्षण फिर भी बने हुए हैं, तो बुरा ना माने, अब आपको एक मन के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जिस दिमाग से आप सोच रहे हो, अब मैं उसी दिमाग को चोर बताऊं तो वो दिमाग कैसे मानेगा? वो तो नहीं मानेगा, वो तो बिल्कुल विद्रोह करेगा। क्या बोल रहे हो, पेन तो होता है, तकलीफ तो मुझे हो रही है। अरे तकलीफ तो हो रही है, हम नहीं मना कर रहे हैं तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन इस तकलीफ का जो ओरिजिन है वो विचार हो सकते हैं, वो मन हो सकता है, लेकिन वो आपका दिल नहीं है। इसलिए आप मन के डॉक्टर को दिखाने में संकोच ना करें। लेकिन जिस मन से, जिस दिमाग से आप सोच रहे हो, जिसने पूरा कब्जा कर रखा है आपकी सोच पर, जिसने हिप्नोटाइज कर रखा है,
जिसके सामने आप कठपुतली बन गए हो, वो दिमाग को जब मैं चोर घोषित करूंगा तो आप तो बिल्कुल मानोगे नहीं, आप तो विद्रोह करोगे ही करोगे। ये तकलीफ हो जाती है। तो लेकिन आप ये बात मान लो कि अगर जांचें आ रही है नॉर्मल और लक्षण आपके नहीं ठीक हो रहे हैं, तो गलती जांचों की नहीं है, गलती डॉक्टर की नहीं है, गलती आप गलत जगह जा रहे हो उसकी है। अब आपको मन के डॉक्टर को दिखाना है, और कई बार आपका जो फिजिशियन होता है, हार्ट का डॉक्टर होता है, पेट का डॉक्टर होता है, आप उससे मन की दवाइयां लिखवा लेते हो, ये भी गलत है। मन की दवाइयां मन के डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर एक्सपर्ट को दिखाइए। क्या हो रहा है जी, आपके बेटे को क्या हो रहा है, आपने क्या लिखा है? हमने जरा उसको मिस कर दिया, मैं देखता हूं, एक सेकंड। माय सन इज हैविंग बर्पिंग, हार्ट प्रॉब्लम इज जेनेटिक, हार्ट प्रॉब्लम इज जेनेटिक ऑल्सो, लेकिन हम भी पैदा कर सकते हैं जेनेटिक नहीं हो तो भी, खराब आदतों की वजह से। बर्पिंग या गैस या डकार आना बार बार, ये अपचन की निशानी होती है अधिकतर। और अपचन से मतलब ये है कि, तो बालाजी आप एक बार दोबारा अपना प्रश्न लिख दीजिए, एक्चुअली वो मिस हो गया होगा। अपचन से बात यह है कि कॉमन अपचन जो होता है वो कई बार दूध से भी होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड डंप एक्सरसाइज फॉर रिड्यूसिंग, नहीं वो मुझे कोई भी ये चीज ऐसी नहीं है कि आप उसको रूटीनली काम में लें। आपको अपना ब्लड प्रेशर कम करने के लिए आप अपना वजन का ध्यान रखें, नमक कम करें, खर्राटों को हटाएं, 8-10 बार दिन में ढाका लाके हंसें और नियमित एक्सरसाइज करें। ये हैं कुछ घरेलू नुस्खे। मेडिटेशन करें। तो मैं बता रहा था, जिन लोगों को गैस की तकलीफ है दोस्तों, वो लोग दूध बंद करके देखें। एशियन पॉपुलेशन में लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत कॉमन है। तो जो बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब डकार आ रही है, गैस हो जाती है, पेट भारी हो जाता है, एसिडिटी हो रही है, मैं सबसे कहता हूं सबसे पहले आप 2 हफ्ते के लिए दूध बंद कर दो। दही लीजिए, केला लीजिए, सुबह खाली पेट दही लीजिए और दूध मत लीजिए, तो 20-25-30% को उसी से फायदा होता है। If you are not diabetic, how much sugar you can take per day? That is a very good question. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 5 साल पहले पहली बार इतने सालों में शुगर के बारे में कुछ बात कही। सारे साल दोस्तों हमने ना फैट को बदनाम किया, लेकिन शुगर भी बदमाश थी। शुगर को हमने कभी भी दोष नहीं दिया। इनफैक्ट शुगर इंडस्ट्री ने हार्वर्ड के कुछ साइंटिस्ट को $50,000 की घूस दी थी आज से 40 साल पहले। इसके खुलासा हुआ है 5 साल पहले कि हार्वर्ड साइंटिस्ट को कैसे घूस देकर शुगर इंडस्ट्री ने सारा जो डेटा था वो फैट के अगेंस्ट घोषित करवाने के लिए रख दिया, बजाय कि शुगर के अगेंस्ट। अब हमको पता है कि शुगर इज डेंजरस, तो शुगर को हमको कम करना चाहिए। मेरे ख्याल से दिन में 3 चम्मच से ज्यादा चीनी नहीं खाना चाहिए, 15 ग्राम। तो वो चाय, दूध, आपका बिस्किट, कुकीज, मिठाइयाँ, किसी भी चीज में कोक, आप जो भी लेते हैं, बहुत सारा शुगर। आपको पता है एक कोक के अंदर 7-8 चम्मच शुगर हो जाती है। तो therefore these are not light things. तो शुगर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। राइट, थैंक यू वेरी मच। बाकी के प्रश्न हम नोट करके रखेंगे, अगले चर्चा में निश्चित रूप से इंक्लूड करेंगे। हाँ, अगले शनिवार को हम मन की बातें करेंगे दोस्तों। हाँ। कि हम अपने मन को प्रसन्न कैसे रखें। आज हमने हेल्दी हार्ट की बात करी है, अब हम हेल्दी हैप्पी हार्ट पे बात करेंगे अगले शनिवार को। मेरी तरफ से आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर लोकेश भाटिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर भरत। थैंक्स फॉर स्पेयरिंग सो मच ऑफ टाइम, वंडरफुल। Everybody is appreciating, thanks a lot.